स्टूडेंट्स, आज हम बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन पढ़ेंगे। शारीरिक ताप नियंत्रण। शारीरिक क्रिया के लिए शरीर का एक निश्चित ताप होना आवश्यक है। जंतु में शरीर का तापमान 0 से 40 डिग्री तक होता है। अलग अलग जंतुओं में शारीरिक तापमान अलग अलग होता है। कुछ जंतु 0 या उससे भी कम तापमान पर जीवित रह सकते हैं, जबकि अन्य कुछ जंतु है गर्म स्थानों पर ही पाए जाते हैं तथा 50 डिग्री से अधिक तापमान भी सहन कर सकते हैं। कशेरुकी जंतु में अगर हम देखें तो पक्षी और स्तनियों का शारीरिक तापमान स्थिर रहता है, जबकि अन्य जंतु का तापमान स्थिर नहीं रहता। ये बाहरी वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। शरीर के ताप का संतुलन बनाए रखने की क्षमता के आधार पर प्राणियों को हम निम्न समूह के अंदर बांट सकते हैं। फर्स्ट है पोइकिलोथर्म्स, होम्योथर्म्स और हिट्रोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स असमतापी। इन जंतुओं के दैहिक तापमान वायुमंडल के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। इन्हें कोल्ड ब्लडेड या शीत रुधिर तापी जंतु भी कहते हैं। इनके उदाहरण सभी इनवर्टिब्रेट्स, लोअर वर्टिब्रेट्स जैसे पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स होते हैं। इन जंतुओं में दैहिक तापमान के नियंत्रण के लिए कोई क्रियाविधि नहीं पाई जाती, लेकिन ये जंतु प्रतिकूल ताप को अपने व्यवहार में परिवर्तन करके सहन करने की कोशिश करते हैं। ये जंतु या तो उस वातावरण से पलायन कर जाते हैं, किसी दूसरे वातावरण में जाके रहने लग जाते हैं, या कहीं छुपकर बैठ जाते हैं, या प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर सुप्तावस्था डोरमेंसी में चले जाते हैं। कुछ समय के लिए डोरमेंसी में चले जाते हैं, अपना जीवन व्यतीत सुप्तावस्था में करते हैं। सेकंड है होम्योथर्म्स, समतापी। इन जंतुओं के शरीर का तापमान सदैव एक ही बना रहता है। वातावरण के तापमान में परिवर्तन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्हें हम वार्म ब्लडेड या उष्णतापी जंतु भी बोलते हैं। इन प्राणियों में तापक्रम समान या स्थिर बनाए रखने के लिए या तो ताप उत्पन्न किया जाता है या तापमान को बॉडी से रिलीज किया जाता है। इस तरीके से अपने शरीर का तापमान नियत बनाए रखते हैं। ताप संरक्षण हेतु इनके शरीर में उष्ण रोगी या यूँ कहें कि हीट इंसुलेटिंग संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि स्तनधारी जितने भी हैं मेमेलियंस हैं, उनके अंदर शरीर पर बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, तथा पक्षियों के अंदर पंख पाई जाती हैं। इस तरीके से ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रखते हैं या नियत रखते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोथर्म्स, विषमतापी। इन जंतुओं में सीमित ताप नियंत्रण की क्षमता होती है। इनमें समतापी और असमतापी दोनों ही गुण पाए जाते हैं। इन जंतुओं में कुछ पक्षी व स्तनी आते हैं जो कि क्रियाशील अवस्था के अंदर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं, लेकिन जब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं उस दौरान इनके शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रहता है। इस तरह इनका दैहिक ताप शारीरिक क्रिया के अनुसार बदलता रहता है। जब ये सक्रिय होते हैं तो ये होम्योथर्म्स की तरह काम करते हैं, और जब ये निष्क्रिय होते हैं तो ये पोइकिलोथर्म्स की तरह रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोनोट्रिम्स, कुछ मार्सुपियल्स, स्लोथ आदि इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान नियंत्रण। तापमान नियंत्रण अगर हम देखें तो तापमान का जो नियंत्रण होता है वो हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा होता है। और हाइपोथैलेमस के अंदर 2 सेंटर पाए जाते हैं इसके लिए, पैरासिम्पैथेटिक सेंटर और सिम्पैथेटिक सेंटर, जिसमें हम डायग्राम में देख सकते हैं। एक है सिम्पैथेटिक सेंटर और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक सेंटर। सिम्पैथेटिक सेंटर जब एक्टिव होता है तो उस दौरान ये तापमान को बढ़ाने का कार्य करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सेंटर जब एक्टिव होता है तो ये तापमान को कम करने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमिक मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग द बॉडी टेम्परेचर, कि हाइपोथैलेमस है ये बॉडी टेम्परेचर को किस तरीके से इंक्रीज करता है ये हम देखेंगे इसके अंदर। जैसे ही जो रुधिर है या ब्लड है उसका टेम्परेचर नॉर्मल से कुछ कम हो जाता है या नॉर्मल से कुछ ठंडा हो जाता है, और ये रुधिर जब मस्तिष्क में से पास होता है तो उस दौरान हाइपोथैलेमिक रीजन में जब जाता है तो उसमें उस दौरान जो सिम्पैथेटिक सेंटर है वो क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। और सिम्पैथेटिक सेंटर जैसे ही स्टिमुलेट या उद्दीपित होगा तो इसके साथ ही बहुत सारी जो मैकेनिज़्म हैं, डिफरेंट जो मैकेनिज़्म हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये कौन कौन सी मैकेनिज़्म है इनको हम देख लेते हैं।
फर्स्ट जो मैकेनिज़्म है वो है वैसोकॉन्स्ट्रक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रक्शन जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जैसे ही सिंपैथेटिक सेंटर है एक्टिव होता है या सिंपैथेटिक सेंटर स्टिमुलेट होता है तो इससे इम्पल्स है पूरी बॉडी के अंदर वैसोकॉन्स्ट्रक्शन जो नर्व होती हैं उनके माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा दी जाती हैं, जिससे कि जो स्किन है उस स्किन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर कंस्ट्रक्शन या संकुचन हो जाता है, जिससे कि बॉडी के अंदर जो गर्म जो रुधिर होता है, वार्म जो ब्लड होता है उसको स्किन तक कम मात्रा में पहुंचाया जाता है, जिससे कि ये जो गर्म रुधिर बॉडी के अंदर जो बना है या जो हीट जो जनरेट हुई है उस हीट को बॉडी सरफेस के माध्यम से उसका लॉस होने से क्या किया जाता है, बचाया जाता है। तो इस तरीके से जो त्वचा के पास की या जो बॉडी सरफेस है उसके जो नीचे की जो वेसल्स हैं उनको संकुचित करके उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा तो अंदर का जो जो वार्म ब्लड है या जो गर्म रुधिर है उससे जो हीट का जो लॉस बॉडी सरफेस से होता है वो हीट का लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा जो स्वेट जो पसीना होता है उसका सिक्रेशन भी क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और इसका सिक्रेशन कम होने से भी क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। जैसे सिंपैथेटिक सेंटर स्टिमुलेट होता है तो इस स्टिमुलेशन के साथ साथ ही जो एपिनेफ्रिन है इस एपिनेफ्रिन की मात्रा बढ़ जाती है, एपिनेफ्रिन रिलीज होना प्रारंभ हो जाता है। और एपिनेफ्रिन जो है ये बॉडी के सभी टिश्यूज़ तक पहुंचाया जाता है। और एपिनेफ्रिन इन बॉडी के टिश्यूज़ में उपस्थित सेल्स की मेटाबॉलिज्म रेट को, मेटाबॉलिक जो रेट होती है उसको बढ़ा देता है। और उपापचय दर जब बढ़ती है तो इससे सेल्स के अंदर क्या होती है, हीट जनरेट होती है और ऊष्मा का निर्माण होता है। और इस प्रकार से बॉडी का क्या किया जाता है, टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है या टेम्परेचर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है स्वीरिंग, जिसे हम ठिठुरना बोलते हैं। ठिठुरने की क्रिया की अगर हम बात करें कि ठिठुरना किस तरीके से होता है तो शरीर के तापमान सामान्य से कम होते ही छोटी छोटी जो इन्वॉलेंट्री मसल्स हैं, अनैच्छिक जो पेशियां हैं उनके अंदर एसिंक्रोनोमस कॉन्ट्रैक्शन अतुल्यकारी संकुचन प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि ऊष्मा निकलती है या यूँ कहें कि बॉडी में ठिठुरन उत्पन्न होती है। और इस ठिठुरन से क्या प्राप्त होती है, हमें हीट प्राप्त होती है। इसे हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। कि बॉडी को लंबे समय तक अगर कोल्ड के अंदर रखा जाता है, ठंड के अंदर रखा जाता है, तो ऐसे में हम देखेंगे कि थायराइड जो ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है। इससे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो सिंपैथेटिक जो हमारा सेंटर है उसके स्टिमुलेशन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होना प्रारंभ होता है। और ये थायरोट्रोपिक हार्मोन की जैसे ही मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, इसको उद्दीपित करता है, जिससे कि थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। और इससे बॉडी टेम्परेचर या बॉडी में जो हीट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है या हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमिक मैकेनिज्म फॉर डिक्रीजिंग द बॉडी टेम्परेचर। कि हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को कैसे डिक्रीज करता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, हाइपोथैलेमस में दूसरा सेंटर होता है पैरासिम्पैथेटिक सेंटर। जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक सेंटर स्टिमुलेट होता है उसी के साथ साथ सिम्पैथेटिक सेंटर है ये इनहिबिट हो जाता है। और सिंपैथेटिक सेंटर के दौरान होने वाली सभी जो मैकेनिज़्म थी उसके रिवर्स मैकेनिज़्म प्रारंभ हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सिंपैथेटिक सेंटर जब एक्टिव था उस दौरान वैसोकॉन्स्ट्रक्शन की क्रिया हो रही थी, लेकिन जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक सेंटर स्टिमुलेट होता है तो वैसोडाइलेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और वैसोडाइलेशन की क्रिया विधि जैसे ही प्रारंभ होगी तो स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स थी जो पहले संकुचित थी वो फैलना प्रारंभ हो जाएंगी। और इससे बॉडी के अंदर जो गर्म रुधिर है उसका बहाव बॉडी सरफेस की तरफ बढ़ जाएगा और बॉडी सरफेस से हीट लॉस किया जाएगा। और इस तरीके से हीट की या टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। इसके साथ साथ ही स्वेट जो पसीना है उसकी मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो हमारी अनैच्छिक जो पेशियाँ थी उनका संकुचन भी कम हो जाता है। और इस प्रकार से बॉडी टेम्परेचर को क्या किया जाता है, पैरासिम्पैथेटिक सेंटर के द्वारा
कंट्रोल किया जाता है, या यूँ कहें कि पैरासिम्पैथेटिक सेंटर है वो हीट को डिक्रीज़ करता है, या बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक सेंटर के स्टिमुलेशन से स्वेटिंग एंड पैंटिंग, ये दोनों प्रोसेस भी बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे स्वेटिंग की अगर हम बात करें कि पैरासिम्पैथेटिक सेंटर में जो वेसो डायलेटर नर्व्स हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं या ब्लड सप्लाई को बढ़ाती हैं, और जैसे ही ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो उसके साथ साथ स्वेटिंग, पसीने की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ जाती है, और इससे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है पेंटिंग। इसके अंदर हम देखेंगे कि ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा बॉडी टेम्परेचर को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म हाई होती है, तो मेटाबॉलिज्म हाई होने की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, और जैसे ही मेटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसे में ब्रीथ रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ब्रीथ रेट बढ़ेगी तो ऐसे में जो वायु है उसका अंदर और बाहर जाना भी बढ़ेगा, और वायु की मात्रा अंदर और बाहर तेज़ी से आएगी और जाएगी, जिससे कि इस वायु के साथ भी क्या होगा, हीट लॉस होगा, और बॉडी टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। वैसे देखा जाए जो पेंटिंग की क्रिया है ये एक न्यूरोजेनिक मैकेनिज़्म है, और ये किसके द्वारा नियंत्रित हो रहती है, पोन्स के द्वारा नियंत्रित रहती है, लेकिन ये पोन्स की क्रियाविधि भी तभी एक्टिव होती है जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो सेंटर है वो क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। इसके स्टिमुलेशन से ही पोन्स क्या होता है, इनिशिएट होता है, और जिससे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है।